नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, आपने वो शेर सुना होगा, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। और उस शेर का इतना महत्व है कि बहुत सारे लोग उस शेर को पढ़ करके बहुत सारी यात्राओं पर, बहुत सारे देशाटन पर निकले। इस दुनिया के बहुत सारे अनुभवों को उन्होंने अर्जित किया और फिर दुनिया के सामने उसको लाए भी। आज हम बात करने जा रहे हैं यात्राओं पे। यात्रा हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, हमें यात्राएं क्यों करनी चाहिए, इन सारे विषयों पर, इन सारे पहलुओं पर हम बात करने जा रहे हैं। और एक विशेष संदर्भ ये है कि एक पुस्तक आई है अनिल कुमार यादव की, अनिल यादव की, वह भी कोई देश है महाराज। इसको केंद्र में रख करके हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ रामजी तिवारी जी हैं। रामजी तिवारी, जैसा कि आप जानते हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं। और यात्रा वृत्तांत पर आपकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आई, लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता। उस पर भी हम लोग कभी बातचीत करेंगे, उस पुस्तक पे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं वह भी कोई देश है महाराज, इस पुस्तक पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस पुस्तक पर आने से पहले एक सवाल ये कि यात्राओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जी नमस्ते दोस्तों, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है और उम्मीद है कि आप सब भी कोरोना की ये जो विभीषिका है उसमें सब सकुशल रहे होंगे और आप सब भी अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, जैसा आपने पूछा कि प्रश्न आया कि क्या महत्व है यात्राओं का, तो देखिए, शुरू से ही आप मानव सभ्यता को देखें तो मानव सभ्यता में ऐसा शुरू से ही रहा है कि जो व्यक्ति के पैरों में कहा जाता है कि एक चक्कर होता है और वो एक जगह कहीं स्थिर नहीं होता है। और वो इस तरह से समाज भी, एक तरह से कहिए तो समाज निर्मिती भी एक तरह से यात्राओं के द्वारा भी हुई है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना और एक स्थान से दूसरी जगह के स्थान को समझना, जानना, एक समाज से दूसरे समाज को देखना, समझना, ये सब मनुष्य जो है वो एकदम आदिम समय से करता रहा है। जो ज्ञात इतिहास है आप उसमें भी देखें तो जो चाइनीज़ यात्री हैं, फाहियान है, वेनसांग है, इसके अलावा जो भारतीय यात्री हैं, इसके अलावा जो मध्य काल रहा है उसमें बहुत सारे यात्री हैं। तो उन लोगों ने, और फिर यूरोप के बहुत सारे यात्रियों ने, जो पूरे एक जब यूरोप में चीज़ें औद्योगिकरण आ रहा था तो उन्होंने दुनिया को एक तरह से घूमने की कोशिश की, दुनिया को नए तरह से डिस्कवर करने की कोशिश की। तो आप समझिए कि ये मनुष्य जो है वो शुरू से लेके, आदिम काल से लेके और हर दौर में वो इस बात से उसकी क्यूरियोसिटी रहती है कि अपना तो वो देख रहा है, अपने से अलग समाज के बारे में जानना, उसे समझना, उसे देखना और उसके साथ मिलना, इंटरेक्शन करना, वो शुरू से ही करता रहा है। और ये चीज़ जो है उसके लिए वो यात्राएं करता है और यात्राएं इसके लिए उसको प्रेरित करती है। बिल्कुल, उन जगहों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए उन जगहों पे जाना जरूरी हो जाता है, इस तरह से देखना। लेकिन ये भी है कि हमारी एक लिमिटेशन है, हमारी सीमा है कि हम बहुत सारी जगहों पे नहीं जा सकते। हालांकि आज तो गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का है, तो बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन एक तरफ हम देखें कि एक वो दौर था जब हम नाव से, पानी की नाव से, जहाज़ों से यात्राएं करते थे और अन्य अन्य जगहों पे जाते थे, जबकि बिल्कुल संसाधन नहीं थे हमारे पास जाने के। आज हमारे पास ये है कि इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है, किताब। किताबों का क्या महत्व है उन यात्राओं को जानने के लिए, यात्रा संदर्भों को, मतलब कुल मिलाकर के मेरा सवाल ये कि यात्रा वृत्तांत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जी, एक बात समझिए कि जैसे हम ही हैं या आप ही हैं, तो हम लोग बलिया में रहते हैं, तो हम लोग कितनी दूर जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीमा है उत्तर प्रदेश या अपने देश में, और अपने देश में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां हम नहीं जा पाएंगे जीवन में। यात्राओं से क्या होता है, एक तो आप घर बैठे और यहाँ पे रहते हुए बहुत सारी चीज़ों से परिचित हो जाते हैं। यात्रा वृत्तांत का मतलब सिर्फ उस जगह को ही देखना ही नहीं होता, उसे समझना भी होता है, तो उससे आप परिचित हो जाते हैं। तो एक आपकी जो अपनी सीमा है उस सीमा का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। एक दूसरा क्या होता है कि जनरली हम लोग अपने से अलग समाज के बारे में जो हम लोगों की राय होती है वो कई तरह से टूट फूट के आती है। और समाज में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो खराब चीजें हैं वो बहुत जल्दी प्रचलन में आ जाती हैं, और उसके बारे में आदमी सोचने लगता है कि जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान के ही बारे में हमको जानना है,
तो एक जनरल जो धारणा है कि अरे पाकिस्तान तो ऐसा देश है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, सब लोग आतंकवादी हैं और ये है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पे, मैं 2 किताबें आप जिक्र करूं, असगर वजाहत की एक किताब है चलते तो अच्छा था। आप जब उस किताब को उस किताब का नाम है पाकिस्तान का मतलब क्या। वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे पाकिस्तान के लोग तो बिल्कुल हम ही लोगों जैसे हैं। या ओम थानवी एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी एक किताब है मोहनजोदड़ो। तो जब वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की यात्रा करते हैं और बहुत तमाम जगहों की, तो उसमें पता चलता है कि अरे ये तो सब लोग हमारे ही जैसे हैं। तो उससे क्या होता है कि यात्रा वृत्तांतों से एक दूसरे समाज के बारे में जो बेहतर चीजें हैं और जो उस समाज की वास्तविक चीजें हैं, बेहतर ना भी कहें तो वास्तविक जो चीजें हैं, और आप ये तय मानिए कि कोई भी समाज, जो मानव सभ्यता का समाज जब वो विकास होता है तो कोई भी समाज अपने आप को थोड़ा बेहतर करता ही रहता है और बेहतर रूप में ही उपस्थित होता है। चूंकि एक धारणा बना दी जाती है राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कि ये समाज ऐसा है वैसा है, तो वो गलत चीजें हमारे पास आ जाती हैं। पर बाई एंड लार्ज जो समाज होता है वो बेहतर होता है। तो वो ये यात्रा वृत्तांत और ये जो लोग जाते हैं उनके जरिए हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान का आदमी है, जो चीन का आदमी है, जो अमेरिका का आदमी है, जो अफ्रीका का आदमी है, वो उसके जो मानवीय संबंध हैं और जो उसके भीतर जो भी सद्गुण हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे भारत में हैं, और जो थोड़े बहुत दुर्गुण हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे समाज में। तो यात्रा वृत्तांत मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमारे सामने सबसे बेहतर रूप में रखता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो गूगल से हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वो संवेदना तो किताबों से ही मिल पाती है। एग्जैक्टली। और अभी हमारे हाथ में ये किताब है, वह भी कोई देश है महाराज। ये अनिल यादव गाजीपुर के रहने वाले हैं और 1967 में इनका जन्म हुआ गाजीपुर में। पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी यात्राएं इन्होंने किया है। लेकिन एक बड़ा अजीब नाम है, वह भी कोई देश है महाराज, कुछ अलग टाइप का है। तो पहले तो हम यही जाने कि मतलब शीर्षक इस तरीके से कैसे। ये बड़ा रोचक है। जब वो जा रहे हैं दिल्ली में उस समय वो पत्रकारिता कर रहे होते हैं, जैसे आपने बताया कि वो मूलतः पत्रकार हैं और कथाकार भी हैं। वो उनकी कथा भी किताब आई है। तो जब वो दिल्ली से निकलते हैं ब्रह्मपुत्र मेल से और वो जाते हैं गुवाहाटी के लिए, वो ट्रेन पकड़ा होता है उन्होंने, तो एक आदमी चढ़ता है बक्सर के आसपास या मुगल सराय में, और वो वहाँ पे सेना में नौकरी कर रहे होते हैं, असम राइफल्स में या सेना में कहीं पोस्टेड रहते हैं। तो बात में बातचीत होती रहती है। तो ये उनसे वो आदमी पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग तो हम ही लोगों के प्रदेश के हैं लगता है कि। तो ये बताते हैं कि हम लोग जो है जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत को देखने समझने के लिए। तो वो आदमी कहता है कि अरे आप लोग भी क्या चक्कर में पड़ गए। तो वही कहता है कि वह भी कोई देश है महाराज, आप लोग किस लिए वहां पे जाते हैं। मैंने वो एक हिकारत का एक जो भाव है, जो मुख्य भारत की जो भूमि है, जो मेनलैंड, कैसे हिकारत के साथ उस पूर्वोत्तर इलाके को देखता है, वो शीर्षक जो है वो उस चीज को दिखाता है। और कहना ना होगा कि किताब भी उसी चीज को दिखाती है और शीर्षक वहीं से आया है। तो शुरुआत उसी से हम करेंगे। हालांकि इस किताब के बारे में ये प्रचलित है कि पूर्वोत्तर को अगर समझना है तो इससे बेहतर कोई किताब नहीं है। ये अभी इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन जहाँ से बात आपने उठाया कि वो आदमी जब कहता है कि वो भी कोई देश है महाराज, तो आमतौर पर पूर्वोत्तर के लोगों को जब हम देखते हैं तो उनके जो नाक नक्श हैं, उनके जो बनावट है, उनके जो रहन सहन है, तो उसको देख करके हमारे मन में कुछ अजीब तरीके की फीलिंग आती है। और ये फीलिंग वो भी समझते हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूरी बढ़ती है इससे। ये क्या मामला है, इसको कैसे हम समझे इस चीज़ को? आप देखें, जैसा इस किताब में लिखा हुआ है, दर्ज भी है, और हम सब लोगों का अनुभव है कि जो मुख्य भारत की जो भूमि है, मुख्य भारत में बार बार कहता हूं तो मतलब कि जो केंद्र में है, उसके आसपास की जो मुख्य भारत वो भी है जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्य भारत नहीं है, लेकिन जो केंद्र है उसके आसपास की जो समझ है वो क्या होता है कि डोमिनेंट हो जाती है पूरे सोसाइटी में। तो जो केंद्र की जो समझ है पूर्वोत्तर के बारे में, वो ये है कि वो उसको जो है वो एक दोयम दर्जे का, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ के लोग कहेंगे कि अरे ये तो लोग जो है वो नेपाली हैं, या उनके नाक नक्श के आधार पे कहेंगे चीनी है, और उनकी भाषा के आधार पे उनको कुछ दूसरा ट्रीट करेंगे, उनके खान पान के आधार पे, उनके रहन सहन के आधार पे।
तो एक तरह से क्या होता है कि उनको एक हिकारत से देखना और अपने में एसिमिलेट नहीं करना, जैसे उनको एक अलग तरह से देखना। अब नतीजा इसका क्या होता है, नतीजा इसका क्या होता है कि जो वहाँ के लोग आते हैं जब यहाँ पे, और ये सब फीलिंग उनके भीतर जब वो लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जो समस्याएं पहले से है, जो राष्ट्रीयताओं की और जो उनकी अपनी क्षेत्रीयताओं की जो एस्पिरेशंस की समस्याएं हैं, वो समस्याएं और कई गुना बढ़ जाती हैं। और ये जो गड़बड़ी है वो आप समझिए कि 2 दशक पहले की ये किताब है, उस समय बहुत ही ज़्यादा थी। कहना ना होगा कि अभी वो कम हुई है, थोड़ा हमारा जो आचरण है वो सभ्य हुआ है, लेकिन अभी पूरी तौर पे नहीं हुआ है। आप कई बार हमको ये खबरें आती हैं कि मणिपुर के किसी युवा युवती को या नागालैंड के किसी आदमी को या और उस तरह के किसी आदमी को दिल्ली में जो है राह चलते लोगों ने फप्तियां कसी, अश्लील टिप्पणियां की, कुछ उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। तो ये आम तौर पे माने अभी भी समाज में है, पर अभी बेहतर हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो हमारी धारणा उनके प्रति खिलाफ, और वहाँ के लोग जो यहाँ आते हैं तो वो खिलाफ जो लेके जाते हैं, तो उससे जब हम उनके पास जाते हैं तो वो एक रिश्ता जो रेपो बनना चाहिए वो जो है वो बन नहीं पाता है, और वो काफ़ी हद तक उस समस्या बढ़ जाती है। इस किताब के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर को समझने के लिए एक जरूरी किताब के रूप में हम देखते हैं इसको। तो वास्तव में पूर्वोत्तर की समस्या क्या है, पूरे पूर्वोत्तर की, और वो मतलब एक रिलेशन क्यों नहीं बन पाता है हमारे साथ उनका? देखिए, आप इस किताब में अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ जगहों के बारे में नहीं बताती है कि वो माजुली द्वीप कैसा है, या नागालैंड की राजधानी कैसी है, या मेघालय चेरापूंजी कैसा है, या अगरतला कैसी है, या सेला वो पास जो है कैसे हैं। सिर्फ उन जगहों के बारे में नहीं बता के वहाँ के इतिहास, भूगोल, समाज, जीवन, जो लोग हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो संघर्ष हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, उन सारी चीज़ों का एड्रेस करती है। और कहना ना होगा कि उसमें जो है वो जो पूर्वोत्तर की समस्याएं हैं वो भी पूरी तौर पे इस किताब में एड्रेस होती हैं। तो इसमें एक यात्रा का भी आनंद है, और वो जो पूर्वोत्तर का समाज है उसको भी समझने का रोड मैप है। अब हम ये कहें कि क्या समस्या है, तो आप हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं कि पूर्वोत्तर की कोई एक समस्या है जो एक अलगाव की समस्या है। ये ऐसा सही नहीं होगा। पूर्वोत्तर में जैसा आप जानते होंगे कि 7 सिस्टर्स उनको कहा भी जाता है कि 7 राज्य आते हैं। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य आते हैं। एक राज्य की समस्या एक तरह से नहीं है, ये पहले समझ लीजिए। असम की समस्या दूसरी तरह की है, अरुणाचल की दूसरे की, नागालैंड की दूसरे की। तो हर राज्य जो है वहाँ पे एक अलग तरह की समस्या में है। कुछ राज्य, जैसे नागालैंड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो नागा क्या कहते हैं कि हम तो मणिपुर का भी एक हिस्सा, असम का भी एक हिस्सा, अरुणाचल का भी एक हिस्सा, नागालैंड का अपना हिस्सा है ही, और इवन बर्मा का भी एक हिस्सा, मिला के हमारा तो शुरू से एक जो है वो नागालैंड, बृहत्तर नागालैंड राज्य रहा है, देश रहा है। तो वो तो हमको मिलना ही चाहिए। मणिपुर अलग मांग करता है, त्रिपुरा अलग करता है, आसाम की समस्या जानते ही अलगाव की, और कितना बड़ा संघर्ष वहाँ पे, जो उल्फा और सुल्फा ये सब हम लोग सुनते ही। तो उस तरह से समझिए कि कोई एक तरह से नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। और चूंकि समाज भी उसी तरह से है, समाज भी देखने में भले हमको लगता है कि एक पूर्वोत्तर का ये राज्य है, लेकिन वो आपसी रूप से भी उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग उनकी राष्ट्रीयताएं, विभिन्नताएं हैं, समझिए कि जो स्थानीय संस्कृति से मिल के बनी हुई हैं। तो वो सब अलग अलग हैं, और वो कैसे जो है वो कई बार वो एकजुट भी हो जाती हैं लड़ने के लिए। कई बार अगर आप उनसे अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके साथ बेहतर भी आ जाती हैं। तो कोई एक चीज हम ना कंक्लूड कर लें कि पूर्वोत्तर एक तरह की समस्या से है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, और अजीब तरह माने कई तरह से विभाजित समाज है उसमें। विभाजित ना भी कहें तो विविधतापूर्ण कहें कि कई तरह की विविधतापूर्ण समाज है, और उन सबको जो है हमको समझना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसी वजह से कहा भी जाता है कि शायद कि जो जम्मू कश्मीर का समस्या उससे बड़ी समस्या पूर्वोत्तर की समस्या है। बिल्कुल। और आप समझिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या
निश्चित रूप से वो भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन पूर्वोत्तर की समस्या मैं कहूँ कि एक उदाहरण दूं कि जैसे हम लोग कई बार जो मुख्य धारा के मुख्य भूमि के लोग हैं वो ये समझते हैं कि अरे एक देश में तो एक ही तरह का विधान होना चाहिए, दो कानून कैसे हो सकते हैं। आप समझिए कि पूरे पूर्वोत्तर में लगभग या बल्कि कहें कि ज्यादातर हिस्से में आपको समझिए कि स्थानीय कानून आपके मुख्य धारा के कानून से अलग है। जैसे अगर आप पूर्वोत्तर के नागालैंड में ही अगर आपको जाना है तो नागालैंड में प्रवेश करते समय आपको इनर लाइन परमिट, अगर आप बलिया के रहने वाले हैं तो आपको नागालैंड से बाहर के रहने वाले हैं तो आपको इनर लाइन परमिट बनवानी पड़ेगी और कितने दिन आपको रहना होगा ये बताना पड़ेगा और उतने ही दिन आप रहेंगे, नहीं तो आपकी कार्रवाई हो सकती है। आप मेघालय में नहीं जा सकते, आप त्रिपुरा में आपको बनवाना पड़ेगा, आपको अरुणाचल के हिस्से में बनवाना पड़ेगा, आपको असम के बहुत सारे हिस्से में बनवाना पड़ेगा, मणिपुर, माने आप समझिए कि लगभग पूरे पूर्वोत्तर में आपको जाने के लिए एक स्थानीय परमिट की जरूरत है कि हाँ वो इजाजत आप लेके जाएंगे। जैसे आप समझिए कि तो एक प्रोटेक्शन भी है उनके लिए, उनकी जो संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया और एक उनकी स्थानीय जो कल्चरल हेरिटेज है वो कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए बनाया गया। तो इसमें ये अगर यहाँ का कोई आदमी ये करे अरे कैसे ऐसे हो सकता है, एक कानून होना चाहिए, आप इसमें धोखा आदमी खा सकता है क्योंकि उनके खान पान अलग हैं, उनके रहन सहन अलग हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो कहिए तो अगर हम उसको उस तरह से नहीं समझेंगे तो ये समस्या जो आप कहें कि कश्मीर जैसी समस्या हो सकती है, निश्चित रूप से अलगाववाद की जो समस्या है वो वहां पर भी बहुत भयानक है। तो जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे शायद हम उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि 2015 में एक समझौता होता है नागालैंड से और उस समझौता में ये होता है कि वहाँ का एक अलग झंडा होगा, मतलब अपने देश के झंडे से अलग झंडा होगा और वहाँ के जो शासक होंगे उनको प्रधानमंत्री का नाम दिया जाएगा, उस ओहदे का नाम प्रधानमंत्री होगा। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि मतलब इस तरीके का समझौता एक ही देश में किस तरीके से हो सकता है। ये हम लोग मुख्य भूमि के जो लोग हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। जैसे कश्मीर वाले ही मसले पे देखिए कि एक झंडा दो कैसे झंडे हो सकते हैं। बिल्कुल। या वहाँ तो पहले प्रधानमंत्री वहाँ भी कहा जाता था, सदरे रियासत सदरे आला उसको कहा जाता था, बाद में वो अब मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, लेकिन शुरू के दौर में कहा जाता था। तो इसको लेके बड़ी आपत्ति लोगों को होती है, सेंटिमेंट लोगों का हर्ट हो जाता है एक तरह से मैं कहूँ तो। आप समझे पूर्वोत्तर में जो समझौता 2015 का हुआ था भारत से, हालांकि वो समझौता डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन जो वहाँ का जो मेन ग्रुप है NSCN, तो वो जो उसका आइजैक मोइवा एक ग्रुप है वहाँ पे, तो वो लोग उसको बार बार कहते रहे हैं, उसमें एक जने की तो डेथ भी हो गई है, तो वो बार बार बयान भी देते रहते हैं कि भाई उस समझौते को आप लागू करिए, डिस्क्लोज करिए और उसको फाइनल करिए। तो उसमें उन्होंने बताया है कि भाई ये चीजें जो है वो समझौता हो गया जिसमें सरकार में, इसी सरकार ने कंसीव किया कि हाँ उनका झंडा अलग होना चाहिए और उनको हम बहुत सारे पावर जो है दे देंगे। जैसे मुख्य रूप से माना जाता है कि जो विदेश मंत्रालय है, वैदेशिक संबंधों का, संचार का और रक्षा का, ये हमारे पास रहेंगे, बाकी चीजें जो है ज्यादातर हम उनको सौंप देंगे। एक स्वायत्तता की बात होती है और उसमें वो फिर भारत के साथ पूर्ण रूप से एसिमिलेशन के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये आप इसको सेटबैक के रूप में नहीं लीजिए, क्योंकि ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, ये किताब बताती है कि नागालैंड कैसे भारत में आया और कैसे जो है उसको या नागालैंड ही नहीं, मणिपुर या जितने भी उधर के राज्य हैं, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के समय से लेके और कैसे संघर्ष चलाया और कैसे वो स्थानीय अपनी संस्कृति के लिए लड़ते रहे। तो हम अगर ये मुख्य धारा की, मुख्य भूमि की चीजें उन पे थोपने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से आग में घी डालने का काम है। तो उनकी स्थानीय चीजों को समझते हुए अगर हम इन चीजों को हैंडल करें और जो सरकार समय समय पे करती भी रही है, जैसे ये भी सरकार कर रही है, तो तभी हम जाके शायद इस समस्या का और इस तरह की चीज़ों का समाधान, बिना इंटरेक्शन के वो संभव नहीं हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ का इस किताब में भी जिक्र है उस चीज़ का कि द्वितीय विश्व युद्ध को हमने सिर्फ सुना है और पूर्वोत्तर ने उसको झेला है उस चीज़ को, वो पूरा मसला क्या रहा? आप देखें तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, आप हम सब लोग जानते हैं कि उस समय अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे और उन्हीं की सेना थी, उन्हीं के साथ हम लोग थे, चूंकि शासक वही थे तो उन्होंने कहा हमारे साथ दीजिए। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया था। 42 का आपको ध्यान होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय शुरू हुआ था।
लेकिन फिर साथ भी थोड़ा लोगों ने दिया, क्योंकि जो दूसरा पक्ष था वो हिटलर और मुसोलिनी का पक्ष था, जिसमें जापान भी उनके साथ था। तो आप देखें तो जो जापान की सेना थी वो बर्मा से प्रवेश उसने जो है वो पूर्वोत्तर भारत में ही किया था। तो मेन जो हम लोगों की मुख्य भूमि है उस पर लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन पूर्वोत्तर में जो यहाँ की सरकार थी, अंग्रेज सरकार, और जो आज़ाद हिंद फौज और जापान की जो सेना थी वो जो मिल के आई थी, उसकी जो लड़ाई हुई थी वो पूर्वोत्तर में हुई थी और एक एक इंच के लिए लड़ाई हुई थी। इसमें कोहिमा की लड़ाई बड़ी फेमस मानी जाती है। तो और उसमें बहुत हजारों हजार लोग मारे गए थे। तो पूर्वोत्तर ने वास्तव में उस पूरे जमीन पे माने भयानक रक्तपात वो हुआ था और उसको उसने बहुत नज़दीक से विश्व युद्ध को देखा है और झेला है। मुख्य भूमि पे तो वो लड़ाई हुई ही नहीं थी, वो सारी लड़ाई जो पूर्वोत्तर में हुई थी और उन्होंने वास्तव में उसको बहुत झेला था। और कहना न होगा कि उन्होंने जो सेना आई उनकी, जो जापान की सेना, उसको बहुत डट के उन्होंने मुकाबला किया था। एक बात की, अनिल यादव जब ये किताब लिखते हैं तो लगभग 6 महीने की यात्रा उन्होंने की है वहाँ पे, 6 महीने की यात्रा, उसके बाद 10 साल के बाद ये किताब आई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे शोध के बाद ये किताब आई है। उसमें एक चीज़ जो हम लोग बाहरी तौर से देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, दक्षिण का अलग है, पूरब का, सब अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग कल्चर है वहाँ के। तो जब हम एक कल्चर की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो उन संस्कृतियों को छोड़ करके या उनको नेग्लेक्ट करके हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ हम अपने यहाँ उस चीज़ को नहीं लागू करते हैं और वहाँ पर वो चीज़ें जो हैं मतलब बिल्कुल सामान्य रूप से देखी जाती हैं, जो खान पान से लेकर के रहन सहन और तमाम चीज़ें जो हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे हम, क्या होता है कि जो मुख्य भूमि है, मुख्य जो धारा है, वो चाहती है कि सब लोग उसी रंग में रंगे, उसका प्रयास होता है। लेकिन जो भारत है वो बहुत तरह से विविध है। आप देखें भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, आप देखें तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, स्थानीय संस्कृतियों के आधार पे, लोगों के खान पान के आधार पे, पहनावे ओढ़ावे के आधार पे, और भौगोलिक विविधताएं तो हैं। जैसे एक समय, जिस समय कहीं बर्फ पड़ रही होती है, उस समय कहीं जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री तापमान होता है। बिल्कुल। तो देश बहुत विविध है। विविधता में क्या होता है, जैसे जो हम लोग बात करते हैं, लेकिन विविध है, लेकिन एक चीज समेकित रूप से जोड़ती है, वो है उसको जो राष्ट्रीय भावना होती है। वो सारी विविधता एक तरफ है, लेकिन वो लद्दाख का आदमी जो कन्याकुमारी के आदमी से जो एक धागे में जोड़ता है, वो राष्ट्रीयता से जोड़ता है। वो जो मणिपुर का आदमी गुजरात के आदमी से जुड़ता है, वो उसकी एक बॉन्डिंग होती है। तो उस बॉन्डिंग को हमको बरकरार रखना चाहिए, न कि ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं, जो मैं खा रहा हूं वही आप भी खाइए, जैसा मैं पहन रहा हूं वो भी आप ही पहनिए। आप देखें, एक खाने का ही अगर मसला ले लें तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई इस देश में कि क्या खाया जाए। आप देखें तो जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं तो यहाँ पे जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो जो ब्राह्मण समाज है, उसके ब्राह्मण समाज में आप जनरली लोगों के पाएंगे तो नॉनवेज जो है वो खाने में अगर शादी उदी होगा तो किसी के यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन आप दरभंगा में और उत्तरी बिहार के समाज में जाएं तो वहाँ पे लोग मछली खाते हैं और वो खाने में बनता है। इसी तरह से आप देखें कि पूर्वोत्तर के बहुत सारे इलाकों में आप मुख्य धारा की ये जो जमीन है, इसमें अगर आप बीफ की बात कर देंगे तो लोग लिंचिंग कर सकते हैं, आपको मारने पे आ जाएंगे। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में खाया जाता है, सामान्य रूप से खाया जाता है। और यहाँ पे जो पार्टियां या जो समूह है वो जो उसका विरोध करते हैं, वहां पे उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये तो उनका स्थानीय कल्चर है और उसको हम कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो कई लोगों की, कई दलों की सरकार भी वहां पे है और वो उसी के साथ सहजता के साथ उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये जो विविधता है, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको मुझे लगता है कि ये किताब बहुत माने प्रोमिनेंट रूप से सामने रखती है और हमको ये मजबूर करती है सोचने पे कि हम जो एक खास तरह से सोचते हैं कि हमारे ही रंग में पूरा समाज रंग जाए, मुझे लगता है कि वो हमारी नासमझी है और उससे हमको निकलना चाहिए। और जो विविधता है, जो हमारे जो समाज की जो डाइवर्सिटी है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और तभी हम जो हमारी जो एकता है वो बनी रहेगी या वो और मजबूत होगी। और अंत में कि एक समग्र रूप से इस रूप में अगर यह कि इस किताब को हम क्यों पढ़ें, तो इसको अगर हम
चंद शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें, क्यों पढ़ें हम इस किताब को? एक तो ये कि हिंदी में, अंग्रेजी में तो किताबें हैं, लेकिन हिंदी में ये पूर्वोत्तर की मुकम्मल यात्रा वृत्तांत किताब है, तो इसलिए पढ़े। एक तो यात्राओं में अगर आपकी रुचि हो, दूसरा पूर्वोत्तर के समाज को अगर आप जानना चाहते हो तो जरूर पढ़ें, तीसरा कि वहाँ की जो तमाम भौगोलिक विविधताएं हैं, संस्कृति है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं, और आप इसलिए भी पढ़ें कि नेशनल इंटीग्रेशन की जब आप बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, तो विभिन्न समाज है उसको बिना समझे हुए कैसे आप राष्ट्रीय एकता की बात कर सकते हैं। तो अगर हम मान लिए कि हम आपसे, अगर हमको मित्रता है, तो हमें आपके भी एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा और आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि जो मुख्य भूमि के लोग हैं उनको ये किताब पढ़नी चाहिए, और उस पूरी संस्कृति को, समाज को, लोगों को, रहन सहन को, सब कुछ को समझने के लिए ये किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण किताब है। अंतिका प्रकाशन से आई है और लगभग 10 साल, एक दशक से है, और कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांतों की जो हम लोगों की यहाँ बहुत बढ़िया परंपरा रही है, राहुल से लेके और कृष्णनाथ तक और तमाम लोगों तक, उस परंपरा में ये बहुत एक माइलस्टोन किताब है और जरूर पढ़ी जानी चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, बातचीत से एक चीज़ निकल करके आई कि हमको अगर अपने आप से बाहर निकलना है तो अपने देश की और विभिन्न जगहों की संस्कृतियों को समझना होगा, वहाँ के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को, और उसके लिए ये यात्रा वृत्तांत ऐसी किताबों का महत्व बढ़ जाता है। तो आज हम लोगों ने बात किया कि वह भी कोई देश है महाराज, इस विषय पर अनिल यादव की किताब, और फिर अगले सप्ताह हम किसी विषय पर, किसी पुस्तक के साथ या अन्य चीज़ों पर बातचीत करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देते रहें कि हमारा संवाद कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।